एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल जाकर पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन वो नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था, तभी उसका कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। रामू घबरा गया। वो बहुत गरीब था। नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तभी नदी से एक जल परी प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ लकड़हारे, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ और अपनी परिवार का गुजर बसर करता हूँ। लेकिन आज लकड़ी काटते समय मेरा हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर दरिया में गिर गया। लेकिन किया करूँ, मेरा किस्मत ही खराब है। मेरा पास इतना पैसा भी नहीं कि दूसरा कुल्हाड़ी खरीद सकूं। जल परी मुस्कुराई और नदी में गई। वह से पहले एक सोना का कुल्हाड़ी लाई। या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं देवी, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा दूसरा कुल्हाड़ी है। फिर जल परी ने चांदी का कुल्हाड़ी लाई। नहीं देवी, यह भी कुल्हाड़ी हमारा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहा का है। अंत में जल परी ने लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी निकाली और बोली, क्या ये तुम्हारी है? रामू की आंखें चमक उठी। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल परी बहुत प्रसन्न हुई रामू की ईमानदारी पर। उसने रामू को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में दे दी। रामू बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही रामू ने सबको अपनी कहानी सुनाई। अरे भाई, मेरा साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी सोच में पड़ गया। मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था तो कुल्हाड़ी मेरा हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी एक जलपरी नदी से प्रकट हुई और ये कुल्हाड़ी दी। सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी गांव में भोलू नाम का एक लालची लकड़हारा भी रहता था। जब उसने रामू की कहानी भोलू भी तो कुल्हाड़ी उसके मन में उसी लालच आ नदी के गया। किनारे पहुंचा। जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने लगा। जल परी फिर से प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ लकड़हारा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? भोलू ने झूठ कहा, मेरा कुल्हाड़ी नदी में गिर गई देवी। जल परी पहले सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? भोलू ने झट से कहा, हाँ देवी, यही मेरा कुल्हाड़ी है। जल परी की आंखों में क्रोध आ गया। वह बोली, ये तुम्हारा कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल परी नदी में गायब हो गई और भोलू को खाली हाथ छोड़ दिया। अब भोलू की अपनी असली कुल्हाड़ी भी उसे वापस नहीं मिली। भोलू पछताता हुआ वापस गांव लौटा। गांव वालों ने उससे कहा, देखा, ईमानदारी का फल मीठा होता है और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद भोलू ने भी सच्चाई का रास्ता अपनाया। हाँ भाई, तुम सब ठीक बोल रहे हो। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। आज इसलिए मेरा साथ ही ऐसा हुआ। रामू की ईमानदारी की कहानी आज भी गांव के बच्चे सुनते हैं और उससे सीख लेते हैं। रामू अब पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। उसके पास अब 3 कुल्हाड़ियाँ थी, सोने की, चांदी की और लोहे की। लेकिन उसने कभी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी से काम नहीं किया। मेरी असली मेहनत लोहे की कुल्हाड़ी से ही होती है। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे और अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। गांव में राजा के सिपाही आए और बोले, राजा को जंगल से लकड़ी की जरूरत है। सब लकड़हारे डर गए
कि इतना बड़ा काम कैसे करेंगे, लेकिन रामू ने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। रामू ने सबको संगठित किया और सबने मिलकर जंगल से लकड़ी काटी। राजा को समय पर लकड़ियां मिल गई और वह बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने पूछा, किसने यह सारा काम संभाला? सिपाहियों ने रामू का नाम बताया। सिपाही ने फिर रामू को बुलाकर लाया। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी और नेतृत्व की सराहना की। तुम जैसे लोग देश की असली पूंजी हैं। फिर राजा ने उसे गांव का मुखिया बना दिया और एक इनाम में सुंदर घर भी दिया। रामू कभी घमंडी नहीं हुआ, बल्कि और भी विनम्र बन गया। वह अब गांव वालों की मदद करता, उनके बच्चों को पढ़ाता और दूसरों को भी ईमानदारी की राह पर चलने को प्रेरित करता। उसकी कहानी आसपास के गांव में भी फैल गई। लोग दूर दूर से आकर रामू से मिलने और सीखने लगे। रामू अब सिर्फ एक लकड़हारा नहीं था, वह अब एक आदर्श व्यक्ति बन गया। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था। जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो बड़े लोग थे, जिसका नाम लिली था। एक दिन अचानक लिली की बड़ी बहन को मालूम पड़ जाता है, मेरी छोटी बहन मिंकुनम का लड़का से मोहब्बत करती है। फिर अचानक जाने लगती है। फिर लिली अपनी घर जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बड़ी बहन जूली पूछता है, कहाँ से आ रही हो लिली तुम? दीदी मैं अपने दोस्त का घर गई थी। सच सच बताओ, मिंकू नाम का लड़का कौन है? दीदी मुझे नहीं मालूम वह कौन है। तुम्हें मालूम नहीं है? क्या तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ है? तुम्हारा शादी का भी टाइम नजदीक है और तुम ये सब कर रही हो। शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें गांव वाले क्या कहेंगे अगर किसी को मालूम पड़ा तो? फिर लिली गुस्सा होकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। इतनी रात गए, तुम क्या सोच रही हो? अकेले बैठकर सब खैरियत है या कोई परेशानी है? क्या बताऊं? लिली सुबह घर से निकली है और आई रात को और अभी उसकी शादी होने वाली है और पता चला है कि किसी से मिलकर आ रही है। अगर गांव वालों को पता चला तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। अरे यार, तुम्हें समझना चाहिए था। अभी का समय पहले की तरह नहीं है। अभी का समय कुछ और है। इसलिए तुमको लिली को डांटना नहीं चाहिए था, उससे प्यार से समझाना चाहिए था। चलो देखते हैं कि क्या कर रही है लिली। लिली, अब यह क्या कर रही हो? तुम्हारा शादी का टाइम नजदीक है। और क्या सुन रहा हूं मैं? यह सब अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो ना अपना घर का हालात। तुम्हारा पिताजी सुनेंगे तो क्या करेंगे? ये सब बचपना छोड़ दो, सब बेकार की चीज हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा पिताजी को मैं क्या बोलूंगा अगर वह सब सुनेंगे ये सब बातें तो? पिताजी को क्या जवाब दूंगी मैं? तुम ही बताओ। तुम ये सब करने आती हो, यहाँ पे मत करो ये सब। तुम बहुत बदनामी होगी पिताजी की और हमारी।
फिर लिली मिंकू को फ़ोन करती है और मना करती है कि हम दोबारा अब कभी नहीं मिलेंगे। हेलो, हाँ मिंकू। हाँ, हेलो। बोलो लिली, क्या हुआ? अब हम लोग नहीं मिल सकते। मेरी घर में बहुत परेशानी है। अरे तुम यह क्या बोल रही हो? हम तो साथ जीने मरने के कस्में खाते थे। फिर क्या हो गया? अचानक नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। तुम भी फ़ोन मत करना। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। मैं नहीं मिल पाऊँगा। मेरे घर में शादी की तैयारी हो रही है और शादी के दिन भी नज़दीक आ गई है। मुझे माफ़ कर देना मिंकू। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भुला दो, यह मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद मिंकू बहुत टूट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद मिंकू गांव छोड़ने का सोचता है। गांव छोड़कर बाहर गांव चला जाता है। फिर बाहर गांव से 2 साल के बाद आता है। फिर वो लड़की दिखती है। फिर मिंकू बैठकर कुछ कुछ सोचता है। अरे यार, काफी टाइम हो गया यहाँ पर आकर। अब 2 साल होने वाला है। अब गांव जाना ही होगा। थोड़ा जाकर देखते हैं कि क्या पोजीशन गांव का है जाने का। बात समझ में आएगा। थोड़ा सा मिजाज भी चेंज होगा। काफी समय से खेत खलियान का हवा नहीं मिला है। अब तैयारी करना होगा गांव जाने का। और भाई, कैसा रहा सफर? भाई, सफर तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन तुम गांव के बारे में कुछ सुनाओ। क्या हालचाल है यहाँ पे? पहले से बेहतर है कि अभी पहले जैसा ही है? मुझे तो यहाँ कुछ बदलाव नहीं लग रहा है। पहले जैसा था, आज भी वैसे ही लग रहा है। किया लिली, तुम्हें दिखी थी क्या एक बार भी? लेकिन छोड़ो, वो सब बातें करके अब कोई फायदा नहीं। उसके बारे में बातें करके चलो, तुम बताओ, आजकल क्या हो रहा है? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, पहले से बेहतर है। वही अपना पुराना काम जो चल रहा था, वही चल रहा है। ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं चाय का टपरी में। अभी तुम आराम करो, बहुत सफर में थक गए होंगे। ओके भाई, चलो फिर कल मिलते हैं।
के बारे में क्या कुछ सोचे हो? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। जो आने वाला कल है उस पर ध्यान दो। अब तुम पहले से बेहतर हो। कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। फालतू में टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। जो होना है वह तो होकर रहेगा। टेंशन काहे ले रहे हो फालतू में? तुम सही बोल रहे हो। अब कोई फायदा नहीं है फालतू का टेंशन लेकर। शादी तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन शादी के लिए एक लड़की जरूरी होता है, और लड़की अभी आएगी। कहां से चलो? तब देखो कोई अच्छी सी लड़की जो लिली की टक्कर की हो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, लिली की तो शादी होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ? उसकी शादी हो गई? किया? पता नहीं यार। उसकी शादी तो होने वाली थी, लेकिन शादी के समय कुछ लफड़ा हो गया। इस वजह से शादी नहीं हुई थी, लेकिन मालूम नहीं, काफी समय से देखा भी नहीं है। चलो फिर चलते हैं, काफी समय हो गया। अरे यार, ये तो लगता है लिली जा रही है। मुझे भी वैसे ही लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं फिर। अरे मिनको, तुम यहाँ इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हारा शादी होने वाला था और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं बाहर गांव चला गया था। अभी तो आया हूँ। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारा शादी कैसा रहा? क्या बताऊं शादी की कहानी। लड़के वाले के दिन बाद दिन डिमांड बढ़ाते चली गई, इसलिए मेरे घर वाले ने शादी तोड़ दी। फिर लिली और मिंकू का शादी हो जाता है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय था। आसमान काला, हवा सन्नाटे को चीरती हुई बह रही थी। एक छोटे से गांव के कोने में था एक पुराना सूखा कुआं, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। रात को उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वहां से किसी की चीख सुनाई देती है। लेकिन गांव के दो लड़के रवि और अजय ने ठान लिया कि आज वे इस रहस्य को जानकर रहेंगे। अजय, लोग सच में कहते हैं कि वहाँ कोई भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, चल देखते हैं सच्चाई क्या है। धीरे धीरे दोनों टॉर्च लेकर उस पुरानी जगह पहुंचे। कुएं के चारों ओर झाड़ियां थी, हवा में सीलन और मिट्टी की गंध। यार, यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर मत, बस झांक कर देखते हैं और निकल चलते हैं। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अजय, ये क्या था यार? शायद कोई मजाक कर रहा है। चल नीचे टॉर्च डालकर देखते हैं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर पहुंची, नीचे एक सफेद साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। कौन मेरी नींद तुड़वाने आया है? भाग अजय भाग, चुड़ैल है।
भागते भागते गांव की तरफ पहुंचे। उनके चेहरे पर पसीना और आंखों में डर था। मैंने देखा अजय, वो सच में था, वो भूत था। हाँ, और उसने मेरा नाम कैसे लिया? सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास अजय का टॉर्च था पड़ा हुआ, लेकिन अजय नहीं गया वहां पे। लोग कहते हैं उस कुएं से अब भी रात में कोई आवाज देता है, अजय नीचे आ। अरे भाई, दिन ब दिन ये गांव में क्या होते जा रहा है? अब तो ये गांव भी लगता है कि रहने लायक नहीं रहा। लेकिन अब जाए भी तो जाए कहाँ? अब कुछ करना होगा। अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। जैसे कि मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो चलकर बात कर सकते हैं उससे इस समस्या के बारे में। लेकिन ये साधु बाबा रहते कहाँ पर है? मैंने सुना है ढोटोला गांव में एक पेड़ के नीचे वास करते हैं। हम लोग वहां जाकर अपना गांव का समस्या सुनाएंगे, कुछ हमारा गांव का भला हो जाए। फिर वो दोनों जाने लगा उस गांव में जहां साधु बाबा रहता है। Annayananme ha anasena Iana Ankari Kai Hanana Maiha Sapatanada Galalo. गुरुजी, हमारे गांव में कुछ अजीब अजीब रात को आवाज आता है। उस गांव में मुझे लगता है कोई चुड़ैल का साया है। तो इस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? आप ही कुछ बताइए गुरुजी। देखो बच्चे, ये कहानी बहुत साल पुरानी है। उस गांव में एक लाजवंती नाम का एक औरत रहती थी। उसके साथ बहुत जाति किया था सब लोगों ने। आज भी वह एक बहुत पुरानी कुआं है जहां उसने अपनी प्राण त्याग दी थी। आज भी उसी कुआं में ही आवास करती है। गुरुजी, अब आप ही बताइए इस परेशानी का क्या हल है? अब जो भी होगा अमावस के रात में होगा। उस रात में शक्ति प्राप्त करने का योग समय होता है। तो फिर सुंदर ने बोला, ठीक है गुरुजी, हम लोग अभी चलते हैं, फिर अमावस की रात का इंतजार करते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। गांव के बाहर का रास्ता सुनसान और अंधेरे से ढका हुआ था। हवा में सन्नाटा था, बस झिंगुरों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। रिक्शे वाला नरेश आज अपनी आखिरी सवारी की तलाश में था। अगर एक सवारी और मिल जाए तो आज की कमाई पूरी हो जाएगी। चलो जरा स्टेशन की तरफ चलकर देखते हैं। फिर नरेश अपनी गाड़ी स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। नरेश ने अपना रिक्शा सड़क पर आगे बढ़ाया। अचानक उसे दूर एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी दिखी। वो सड़क किनारे हाथ हिला रही थी। अरे भैया, क्या स्टेशन तक छोड़ दोगे? क्या काफी रात हो गई है और कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। हाँ, बहन जी क्यों नहीं बैठ जाओ? वैसे भी मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। औरत धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई। अचानक ठंडी हो गई। सड़क पर कोई और नहीं था,
बस वो दोनों और अंधेरे बजे की ट्रेन है आपकी। कोई जवाब नहीं मिला। नरेश ने फिर पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, सिर्फ सफेद दुपट्टा हिल रहा था। ए बहन जी, आप कहाँ गईं? उसकी आवाज सुनकर पीछे से एक ठंडी हवा चली और तभी किसी ने धीरे से कहा, मैंने तो कहा था स्टेशन तक छोड़ दो। नरेश ने मुड़कर देखा। वो औरत रिक्शे के पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। मैं वही हूँ जिसे तुमने पिछले साल स्टेशन के पास ठोकर मारी थी और मरने के बाद भाग गए थे। नरेश, अब कहाँ जाओगे? नरेश डर के मारे गिर पड़ा। उसकी चीख सुनसान रास्ते में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह लोगों को सड़क पर रिक्शा मिला। उस पर सिर्फ एक सफेद दुपट्टा पड़ा था। नरेश कहीं नहीं मिला। कहते हैं उस रात के बाद से कोई भी रिक्शे वाला उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि जो भी जाता है उसे कोई सफेद कपड़ों वाली सवारी मिल जाती है। कभी किसी पर जुल्म मत करो, क्योंकि मौत के बाद भी कुछ आत्माएं न्याय मांगती है। बुराई से बचो और सच्चाई का रास्ता चुनो। नरेश के गायब होने के बाद 1 महीना बीत गया। लोगों ने मान लिया कि वो उस भूतनी का शिकार हो गया। लेकिन एक रात स्टेशन के पास किसी ने उसकी आवाज सुनी। कौन है वहां रात के 2 बजे? कौन बोल रहा है? गार्ड ने टॉर्च जलाई। सामने वही पुराना रिक्शा खड़ा था और उस पर नरेश बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठ सूखे हुए थे। ना नरेश, तू तो मर गया था ना? आओ। मैं मरा नहीं, बस उस सवारी के साथ चला गया था। अब रोज रात को उसे स्टेशन तक छोड़ने आता हूँ। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रखी। अरे भैया, क्या स्टेशन तक छोड़ दोगे? क्या काफी रात हो गई है और कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। गार्ड ने पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत। चेहरा अब पूरी तरह जल चुका था। गार्ड बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो गार्ड तो जिंदा था, लेकिन बेहोश पड़ा था और स्टेशन के बाहर जमीन पर लिखा था, हर रात की आखिरी सवारी अब मेरी होती है। उसके बाद से गांव में कोई भी रिक्शे वाला रात में स्टेशन नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं वहां एक रिक्शा अपने आप चलता है जिसमें बैठी होती है वो आखिरी सवारी, और उसे चलाता है नरेश की आत्मा। कभी किसी की जान लेकर अपने फायदे की सोच मत रखना, क्योंकि इंसाफ देर से सही पर होता जरूर है। आखिरी सवारी की दहशत अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। लोग कहते थे जो रात में स्टेशन की तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तभी एक दिन एक परेश रिपोर्टर अजय वर्मा उस जगह की सच्चाई जानने निकल पड़ा। लोगों को डराने के लिए ये सब अफवाहें हैं। आज मैं कैमरा लेकर जाऊंगा और सब रिकॉर्ड करूंगा, फिर देखना सच्चाई सामने आ जाएगी। रात के 12:15 बजे अजय अपने कैमरे के साथ उसी रास्ते पर जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। सड़क पर वही पुराना टूटा हुआ रिक्शा दिखाई दिया। दोस्तों, मैं अभी स्टेशन रोड पर हूँ। ये वही जगह है जहाँ नरेश गायब हुआ था। अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं सब दिखाऊंगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। आवाज आई, अरे भैया, स्टेशन तक छोड़ दोगे? कौन है वहां? सामने आओ। सफेद साड़ी में
वही औरत खड़ी थी। चेहरा अब और डरावना और पीछे से एक और साया उभरा, नरेश का। क्यों आए हो यहाँ हमारी शांति भंग करने? मैं तो बस सच्चाई जानने आया हूँ। सच्चाई ये है कि हमें किसी ने चैन से मरने भी नहीं दिया। नरेश ने मेरे साथ धोखा किया और अब उसकी आत्मा भी सजा भुगत रही है। अजय ने कैमरा पीछे घुमाया। उसने देखा कि पूरी सड़क पर कई सवारियां खड़ी थीं। सबके कपड़े सफेद, चेहरे बिना आंखों के। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मदद करो, कोई है वहां? सर्दियों की रातें गांव में हमेशा डरावनी लगती है। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक अंधेरा और बीच गांव में खामोशी, ऐसा जैसे कोई छुपकर सबको देख रहा हो। लेकिन उस रात सिर्फ अंधेरा नहीं था, कोई था जो पुराने कुएं के पास घूम रहा था। बाहर एक पुराना कुआं था। माना जाता था कि वहां एक ठंडी परछाई रहती है। जो भी रात को वहां गया वापस नहीं आया। ये सब झूठ है। आज मैं उस कुएं पर जाऊंगा। कौन है वहाँ उसे देखने वाला हूँ। रामू रात को वहां कोई दिया बुझाने नहीं जाता, वो खुद ही बुझा देता है। रामू रात को चुपके से निकल गया। गांव की गलियों में हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। पेड़ हिल भी नहीं रहे थे, लेकिन पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी बिना हवा के। कुएं पर पहुंचते ही रामू ने देखा दिए की लौ आधी जमी हुई थी, जैसे उसे किसी ने बर्फ में बंद कर दिया। अरे मगर बर्फ में कैसे जम सकता है? कोई राज है इसमें। बाबा सही कहते थे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई। गर्मी मुझे दे दो, बहुत ठंड लग रही है। का कौन है? सामने आओ, मुझे डर नहीं लगता है। एक काला सा धुआं निकलकर आदमी का आकार लेने लगा। उसका शरीर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तुम्हारा दिन का गर्मी मुझे चाहिए, मुझे बड़ा ठंड लग रहा है। रामू को याद आया, उसके दादाजी ने बताया था कि बुरी ठंड आग की नहीं, दिल की गर्मी से डरती है। वह अपने हाथ जोड़कर गांव की आरती गाने लगा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सुनते ही ठंडी परछाई पीछे हटने, उसका शरीर टूटने लगा। ये आवाज मुझे जलाती है। रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा। अगले ही पल वह धुएं में बदलकर कुएं में समा गई। दिए की लौ एकदम से तेज जलने लगी। अगली सुबह रामू बेहोश पड़ा मिला। उसके पास वही दिया जल रहा था। गांव वाले समझ गए उसने एक बड़ा संकट टाल दिया था। मैंने कहा था ना, ठंड में कुछ चीजें सिर्फ डराने नहीं लेने आती है। अब कोई भी उस कुएं पर दिया नहीं जलाएगा बाबा, उसे वहीं जलने दो हमेशा के लिए।
रामू के जागने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर उसी रात दिए की लौ पहली बार अपने आप डगमगाई। कुएं के पास कोई गया भी नहीं था। रामू अचानक उठकर बैठ गया। ये कैसी आवाज है? ये अच्छा संकेत नहीं है बेटे। परछाई वापस रास्ता ढूंढ रही है। लेकिन मैं तो उसे बंद कर चुका हूँ बाबा। अंधेरा कभी बंद नहीं होता रामू, वो सिर्फ जगह बदलता है। रात होते ही खेतों में अजीब आवाजें आने लगी। ऐसे कांपने लगी। कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंकने लगे। कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी में धुआं नहीं, बल्कि बर्फ की धुंध दिखाई दी और उसी में एक परछाई जैसे किसी को खोज रही हो। कहाँ है मेरा दिया? कौन छू कर गया था? मेरी गर्मी मुझे वापस दो नहीं। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ये तो कुएं में था, बाहर कैसे आया? लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बाबा ने रामू को अपने घर बुलाया। उन्होंने एक पुरानी किताब खोली जिसकी पन्नियां ठंड से टूट रही थी। वो परछाई दिए से बंधी है और जिस दिन दिया अपने आप डगमगाता है, समझ लो वो दिए में नहीं किसी इंसान के पीछे लग चुकी है। किसके पीछे बाबा? तेरे पीछे रामू। उस रात रामू भाग रहा था और परछाई धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही थी। उसे अजीब आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बर्फ पर नाखून घसीट रहा हो। मुझे अपनी गर्मी लौटा दे। तो चाहिए तुझे मेरी गर्मी? मैं नहीं दूंगा अपने गर्मी। तुझे जो करना है कर ले। जिस रात हमने दिया जलाया था, तुमने मेरी कैद कर दी। अब मुझे तुम्हारी गर्मी चाहिए हमेशा के लिए। अब तुम कहाँ तक मुझसे बचोगे? परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी ठंडी थी कि हवा में ही सफेद लगी और ठंडी परछाई का हाथ नहीं पहुंच पाया। रामू किसी तरह बाबा के घर पहुंचा। बाबा तैयार थे, एक बड़ा थाल धूप और कई दिए लेकर। दिए की रोशनी ही इसका अंत है। जहाँ रोशनी हो वहाँ इसकी कोई जगह नहीं। जैसे ही बाबा ने सभी दियों को एक साथ जलाया, कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। परछाई चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। नहीं, ये लो। ये गर्मी मुझे जला देगी। दूर करो मेरा नजर के सामने से। बाबा ने आखिरी दिया रामू के हाथ में दिया। बाबा इसे कुएं तक ले जा। उस दरार को फिर से सील करना होगा। कांपते हुए दिया लेकर कुएं की ओर बढ़ा। परछाई उसकी पीठ से चिपकने की कोशिश कर रही थी। हर कदम पर आग की लौ कांप रही थी, कभी बुझने को, कभी जलने को, कभी जलने को। अगर दिया बुझ गया तो खत्म हो जाएगा, और अगर जल गया तो तू खत्म हो जाएगा। आखिरी कदम पर दिए को कुएं की दरार पर रख दिया। तेज परछाई लंबी चीख मारकर धुएं में बदल गई। कुएं की दरार बंद हो चुकी थी। दिया बिना हवा के भी शांति से जल रहा था। गांव पर से ठंडी परछाई का साया हट चुका था। अब यह दिया कभी बुझने नहीं देना, कभी नहीं। जब तक ये जलेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। अगले दिन गांव में हल्की गर्मी थी। कई दिनों बाद बच्चे खेल रहे थे। औरतें कुएं से दूर पानी भर रही थी, लेकिन रामू के मन में एक अजीब बेचैनी थी। दिया सुबह भी जल रहा था, जबकि तेल खत्म हो चुका था। ये कैसे जल रहा है?
इसमें तो तेल भी नहीं बचा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी रोशनी का जलना बुरे साय के लौटने का संकेत होता है। रामू, मतलब वो वापस आएगा क्या बाबा? दिए के पास थोड़ी सी राख जमा थी, लेकिन राख ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उंगलियों से उसे कुरेदा हो। रामू ने जैसे ही उंगली पास की, राख हिली। आखिर क्या किया है? राख के भीतर से जैसे कोई आंख झांक रही हो, काली, ठंडी और बहुत गहरी। मुझे रोशनी में कैद कर दिया, लेकिन कैद हमेशा नहीं रहती। ये राख कैसे बोल सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि परछाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो दिए की राख में छिप गई है। गांव के बाहर की हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ कांपने लगे। मवेशी एक दिशा में देखने लगे, कुएं की ओर नहीं, बल्कि रामू के घर की ओर। अम्मा, धुआं नहीं, बर्फ निकल रही है रामू काका के घर से। बाबा तुरंत दौड़कर आए। दरवाजा खोलते ही कमरे में सर्द धुंध फैल गई। दिया कांप रहा था, बहुत तेज। रामू, जल्दी दरवाजे बंद करो, वो बाहर आ रही है। मुझे मुझे गर्मी, मुझे शरीर चाहिए, मुझे ध्यान लग रही है। और उसी पल दिया बुझ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा और रामू दोनों ठिठक गए। दिया बुझ गया बाबा। इसका मतलब परछाई अब कहीं भी हो सकती है। हवा में उड़ने लगी। काले धुएं के साथ मिलकर धीरे धीरे एक आकृति बन गई। पहले से बड़ी, पहले से ठंडी। अब मैं पूरे गांव की गर्मी लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रात होते होते गांव में 3 चूल्हे अपने आप जल गए। एक घर की खिड़की पर बर्फ जम गई और कुएं से नहीं, घरों की छतों से ठंडी धुंध उठने लगी। बचाओ, 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 ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ, ये क्या हो रहा है? जिस परछाई को कुएं तक सीमित किया था, आज वह पूरे गांव में फैल चुकी है। अब क्या होगा, हम सबका भगवान जाने। इसे कैसे रोका जाए? बाबा जल्दी कुछ सोचे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। अब दिया नहीं, पूरे गांव की रोशनी चाहिए उसे। मतलब किया। हे बाबा, साफ साफ बोले। सैकड़ों दिए एक साथ, तभी साया टूटेगा। लेकिन सवाल था, क्या गांव भर के दिए उस ठंडी रात को जला पाएंगे? गांव के चौपाल में सब इकट्ठा थे। हर किसी की आंखें बंद थी। बच्चे सिसकियां ले रहे, औरतों के हाथ कांप रहे और बाहर ऐसे धुंध थी जैसे पूरा गांव बर्फ में बदल गया हो। हम भागेंगे नहीं, हम अपने गांव को नहीं छोड़ेंगे।
भागना कोई समाधान नहीं। एक परछाई इंसानों का पीछा करती है। अगर गांव छोड़ा तो वो और बड़ी होगी। बाबा ने कहा था 100 दिए चाहिए, पर दिए जले कैसे? वह इतनी ठंडी है कि एक दिया 5 सेकंड में बुझ जाता है। समाधान है, बस मुश्किल है। क्या समाधान बाबा? उठे, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चौपाल के बीच में एक बड़ा थाल रखा जिसमें मिट्टी, कपूर और कपास के सैकड़ों बत्ती थे। सब लोग सुनो, दिए का तेल नहीं, दिल की गर्मी दिया जलाएगी। दिल की गर्मी, ये क्या मतलब है? मतलब जहां डर हो वहां दिया नहीं जलेगा, जहां हिम्मत हो वहीं लौट टिकेगी। लेकिन बाबा, परछाई तो कहीं भी आ सकती है। इसलिए दिया अकेला नहीं जलेगा, सब मिलकर जलाएंगे। सबकी गर्मी मिलकर एक बड़ी लौ बनाएगी। बाबा ने दिए थमाए। पहला दिया लाभी को, दूसरा नरेन को, तीसरा रामू को बाकी गांव वालों में बांट दिए। लेकिन तभी हवा चीखने लगी। सारे पेड़ ऐसे हिले जैसे कोई दानव पकड़कर हिला रहा हो और धुंध गहरी होकर काली होने लगी। तुम सबकी गर्मी मैं एक एक कर ले लूंगी। बचाओ, बचाओ। आजा, ले ले गर्मी, अगर ले सकता है तो। पागल, उसे उकसाओ मत। तुम्हें नहीं मालूम है कि अभी क्या कर सकता है? वो पहले हम उसे कमजोर करेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए भगा देंगे। फिर हम सब हंसी खुशी रहेंगे। हमें उकसाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आ रहा हूँ, तब पता चलेगा। परछाई तेजी से लाभी की तरफ झपटी। उसकी उंगलियां लंबी, बर्फ जैसी और बहुत नुकीली थी। दिए की लौ तुरंत कांपने लगी, लेकिन तभी ठंडी परछाई की उंगली दिया से जल जाती है और बहुत जोर चीखती और चलती भाग जाता है। आज गांव बच गया। इस बार की रोशनी सच में आखिरी थी। अब ठंडी परछाई वापस कभी भी नहीं आएगी। हम सब मिलकर उसे भगा दिया। हमारी जीत हो गई। गांव में फिर से गर्माहट आने लगी। अब शांति से जल रहे थे और लोग समझ गए जब तक गांव में हिम्मत है कोई भी परछाई जीत नहीं सकती। उसके बाद से उस गांव के लोग कभी भी डरा नहीं, बल्कि एक एक बच्चा डर का सामना करने के लिए तैयार रहने लगा।